हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो है चैप्टर 1 का। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है, द्विध्रुवीय व्यवस्था के पतन से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन हो गया। देखो, द्विध्रुवीयता का मतलब क्या है? जब विश्व में दो शक्तिशाली देश थे, जिनमें से एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। अब सोवियत संघ का पतन हो गया और केवल अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में रह गया। इसका मतलब है द्विध्रुवीयता खत्म हो गया और विश्व में एक ध्रुवीयता आ गई। अब नेक्स्ट इसमें लोग पढ़ते हैं आगे क्या है। अब विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई और वह है अमेरिका, इसलिए विश्व एक ध्रुवीय बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 4। द्विध्रुवीय व्यवस्था से विश्व को क्या हानियां हुई, लिखिए। देखो, द्विध्रुवीय व्यवस्था वो टाइम है जब शीत युद्ध का दौर चल रहा है, और शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला है? 1945 से लेकर के 1991 तक। जब तक द्विध्रुवता रही है तब तक शीतकाल का दौर भी चलता रहा है लगातार। तो नंबर 1 पॉइंट है, शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका व सोवियत संघ में हथियारों की होड़ लगी रही, जिसे तृतीय विश्व युद्ध का खतरा निरंतर बना रहा। तो देखो, क्योंकि दोनों के दोनों देश शीत युद्ध में संलग्न थे, तो इसलिए वो एक दूसरे को हराने के लिए हर वो उपाय कर रहे थे जिससे वो दूसरे पक्ष को हरा सके। इसमें हथियारों की होड़ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अमेरिका यदि परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, नए हथियार बना रहा है, तो सोवियत संघ का भी यही फोकस होता था कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियारों का परीक्षण करे और नए से नए हथियार बनाए। सेकेंड पॉइंट आता है, युद्ध को प्रोत्साहन। दोनों महाशक्तियों के बीच कई क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बने, जैसे इराक ईरान युद्ध, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध। तो हर वो जगह जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने आते थे, वही क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन जाता था, और ये सभी क्षेत्र उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्कन प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो बाल्कन प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है कि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में, पश्चिम में भूमध्य सागर तथा पूर्वी भाग में काला सागर से मिलता हुआ है। तो देखो, वो क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्षेत्र को भी प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी तरह से बाल्कन भी जो है क्या है, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है तथा यह किन प्रमुख गणराज्यों में बट गया? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पे आते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया है। पूर्व सोवियत संघ कुछ गणराज्यों में बट गया, जिनमें से प्रमुख हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आदि। तो जो गणराज्य थे, सोवियत संघ जो है वो इन गणराज्यों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 2 कारण बताइए। कारण बताना है। देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, कारण और परिणाम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, उससे बचना है हमें। तो ये याद रखना, ये कारण है। सोवियत संघ का पतन का पहला कारण जो है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन के 2 कारण बताने हैं, उनमें से पहला कारण है सोवियत संघ का पतन। तो इसका आंसर है ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन हो गया और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करके द्विध्रुवीय व्यवस्था को कमजोर कर दिया। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वो आंदोलन है जो ना तो सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ और ना ही अमेरिकी गुट में शामिल हुआ। यानी कि वो देश थे जो ना तो नाटो में शामिल हुए और ना ही वार्सा पैक्ट में शामिल हुए। उन्होंने
दोनों ही को खारिज करके एक नया आंदोलन या नया संगठन बनाया जो 1945 के बाद आज़ाद हुए देशों का था। और ये देश मोस्टली विकासशील देश थे, विकसित देश नहीं थे। इनका काम क्या था? अपने आप को विकसित करना और अपनी जनता का विकास करना। तो ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये अमेरिका या सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हों। अगर हो गए तो इन्हें ना चाहते हुए भी युद्धों में शामिल होना पड़ेगा और इन्हें जन और धन की हानि उठानी पड़ेगी, जिसके लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो, ये एक नंबर का क्वेश्चन तो ये आता ही आता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने शॉक थेरेपी की शुरुआत की। समाजवाद से पूंजीवाद के संक्रमणकालीन अवस्था को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। देखो, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में इनकी हालत जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़े। इसके लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक मॉडल दिया था, इसको बोला गया था शॉक थेरेपी। इसमें इन्हें करना क्या था कि जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको प्राइवेट करना था, उनको निजी हाथों में बेच दिया गया था। इसीलिए, और क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बेचा गया था, लगभग 90% सरकारी उद्यमों को निजी हाथों में बेच दिया गया था कम से कम दामों पर, इसीलिए इसे गैराज सेल का नाम भी दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? किन्हीं दो को बताइए। तो शॉक थेरेपी ने अमीर व गरीब के मध्य असमानता को बढ़ा दिया, जिससे गरीबों में असंतोष की भावना फैल गई। देखो, क्या हुआ था कि जो शॉक थेरेपी के दौरान जो अमीर लोग थे उन्होंने सरकारी महकमों को कम से कम दामों पर खरीद लिया था और फिर इन्हें बाद में वो और भी ज़्यादा दामों पर दूसरे लोगों को बेच रहे थे, जिससे क्या हुआ, जो लोग उन महकमों में काम करते थे, आम लोग, अब उनको नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि अब ये प्राइवेट हो चुके थे, ना कि सरकारी थे। तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी थी इस शॉक थेरेपी के दौरान वो गरीब लोगों को पड़ी थी, क्योंकि अब वो उनके पास अपना रोजगार भी नहीं था जो सरकार के द्वारा दिया जाता था, जो साम्यवादी व्यवस्था की विशेषता थी कि हर नागरिक को रोजगार दिया जाना। नेक्स्ट है, लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों के पास ना तो रोजगार था, ना ही खाने को। एक नया माफिया वर्ग उभर कर आया जिसने विषमता को और बढ़ा दिया। तो अब दोनों ही, यानी कि अमीर और गरीब लोगों के बीच की जो खाई थी वो और भी ज़्यादा फैल गई थी, क्योंकि लोगों में असंतोष फैल गया था। लोग, क्योंकि अब सरकार जो है जवाबदेही दे नहीं रही थी, ठीक है। लोगों के पास ना तो रोजगार था, ना ही खाने के लिए था, और माफिया वर्ग उभर कर सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित होने का कारण या आधार क्या है? ठीक है, तो क्या आधार है कि गणराज्यों की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो? रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने 2000 में, अर्थात 10 वर्षों बाद खड़ा होना शुरू किया। देखो, ये इनका विघटन कब हो गया? 1991 में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1991 में, ठीक है। अब उसके 10 वर्षों बाद, यानी कि 2000 में, इन अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आप को पुनर्जीवित करना शुरू किया। और पुनर्जीवित होने का जो कारण था वो क्या था? अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित होने का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जो इनके अपने संसाधन थे, जो जमीन से निकाले जा रहे थे, उन्हीं के कारण ये देश जो हैं ये फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सके थे, जिनमें से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश थे। बाकी देशों से तेल की पाइपलाइन गुजारने से भी काफ़ी लाभ मिला। इसके बदले उन्हें किराया मिलता था, वे अपना पुनर्निर्माण का कार्य कर सकते थे। देखो, वैसे तो वो तेल और प्राकृतिक गैसें बेच ही रहे थे, और पाइपलाइन जो गुजरती थी दूसरे देशों के लिए, उनसे वो किराया भी लेते थे, जिसके कारण उन्हें इनकम होती थी और उनकी अर्थव्यवस्था अब
पटरी पर आने लगी थी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवादी प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होती हैं? तो ये आप कह सकते हैं कि समाजवादी प्रणाली की विशेषताएं पूछी जा रही हैं या फिर सोवियत संघ की जो प्रणाली थी उसकी विशेषताएं क्या है। तो आंसर पे आते हैं। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होता है। देखो, राज्य से मतलब है सरकार का। तो हर किसी संसाधन पर जहां से धन अर्जित होता है उस पे केवल और केवल सरकार का ही आधिपत्य होता है समाजवादी व्यवस्था में। निजी उद्यमों को समाप्त कर दिया जाता है। उद्योग, कृषि, व्यापार सभी पर राज्य का नियंत्रण होता है। सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाने की गारंटी दी जाती है। रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो देखो, उद्योग हो, कृषि हो, व्यापार हो, सभी पर राज्य यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है सरकार का। और यहाँ तक के रोजगार देने का काम भी सरकार का होता है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सोवियत प्रणाली का पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, सोवियत प्रणाली जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे वो सभी सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र थे या फिर सोवियत व्यवस्था को अपनाने वाले देश थे। ठीक है, तो आंसर पे आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों पर सोवियत संघ ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन सभी देशों का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि उसके जितने भी मित्र राष्ट्र थे या फिर जो भी उसके पहुंच में या पूर्वी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे वो सभी सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को मानते थे। इन सभी देशों को सोवियत गुट के देश के नाम से या दूसरी दुनिया के नाम से बुलाया जाता है। देखो, जितने भी सोवियत देश, सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र या फिर वार्सा पैक्ट में शामिल देश हैं वो सभी दूसरी दुनिया के देशों के नाम से बुलाए जाते हैं, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। देखो, उसी तरह से पहली दुनिया में कौन है? अमेरिका, उसके मित्र राष्ट्र पहली दुनिया के देश कहलाते हैं। उसी तरह से तीसरी दुनिया के देश भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो ना तो पहली दुनिया में शामिल हैं ना ही दूसरी दुनिया में शामिल हैं। यानी कि जो ना तो ही अमेरिका के मित्र हैं ना ही वो सोवियत संघ के मित्र हैं। उन्होंने अपने आप को दोनों से ही अलग रखा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया और ये तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वे सब देश जो 1945 के बाद आजाद हुए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए, साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं मोस्टली वो तीसरी दुनिया के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काम के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार गारंटी दी जाती है। सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार दिया जाता है। समाजवाद की विशेषता है काम का अधिकार। तो देखिए, जैसे पहले अभी क्वेश्चन में आया था, साम्यवादी व्यवस्था की जो विशेषता है वो है सबको रोजगार देना, रोटी, कपड़ा और मकान देना। तो इनका इनका जो उपलब्धि है, ये विशेषता है वो है कि सभी नागरिकों को, क्योंकि नागरिकों को अपना कोई व्यवसाय खड़ा करने या बिजनेस करने की छूट नहीं थी। तो अब जब वो बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर उनको रोजगार देने का काम किसका है? स्वयं सरकार का। तो इसलिए काम का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ द्वारा भारत को किस प्रकार की सहायता समय समय पर दी गई, वर्णन कीजिए। तो सोवियत संघ द्वारा भारत को हर प्रकार से सहायता दी गई। सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक तकनीकी भारत रूसी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। रूस भारत की परमाणु योजनाओं में मददगार है। रूस भारत रूस के सैनिक साजो सामानों तथा तेल के आयातक देशों में से एक है। तो देखो, हर समय पर जब कोई भी देश भारत का सहयोगी बनने को तैयार नहीं था, भारत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं था, भारत का मित्र बनने को तैयार नहीं था, उस समय पर केवल और केवल सोवियत संघ ही था जो भारत की हर तरह से सहायता कर रहा था। और जितने भी हमने इसमें स्पेस में अभी से पहले
जितने भी परीक्षण किए, जितनी भी परियोजनाएं थी, उनमें जो सबसे बड़ी हेल्प की वो हमारी रूस ने की। जितने भी सैनिक साजो सामान हम खरीदते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम रूस से ही खरीदते हैं। और तेल और गैसेस जो भी हम खरीदते हैं वो रूस से खरीदते हैं, क्योंकि रूस हमें वो अच्छे से सस्ते दामों पर मुहैया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ और भारत के कोई दो सांस्कृतिक संबंध बताइए। तो भारत, इसका आंसर है नंबर 1। भारतीय लेखकों तथा कलाकारों ने समय समय पर सोवियत संघ की यात्राएं की, जिससे दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। तो दोनों देशों के कलाकार, जैसे भारत के कलाकार हैं वो सोवियत संघ की यात्राएं कर रहे हैं और सोवियत संघ के जो कलाकार हैं वो भारत की यात्राएं कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए। नंबर 2 है, भारतीय हिंदी फिल्में सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बना रहता है। क्योंकि सोवियत संघ के लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। मोस्टली राज कपूर के द्वारा जो बनाई गई फिल्में हैं वो सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ तक कि उन फिल्मों के गाने उनको मुंह ज़बानी याद भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूस के किन राज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। इसमें गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी करके मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन किया गया। देखो, अलगाववादी का मतलब होता है उस देश से अलग होने के लिए आंदोलन शुरू करना। ठीक है, तो रूस तो अलग हो ही गया था सोवियत संघ में, ठीक है ना। सभी जितने भी 15 गणराज्य थे वो सब अलग हो गए, लेकिन रूस में से भी चेचन्या और दागिस्तान चाहते थे कि उनको भी अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ के संदर्भ में माफिया वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, माफिया वर्ग को जरायम पेशा लोग भी कहते हैं। इन्हें सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब धनी व निर्धन लोगों के बीच काफी गहरी खाई होती जा रही थी। देखो, ये लोग वो लोग थे जिनके पास पैसा था और उन्होंने जो सरकारी महकमे थे उनको कम से कम दामों पर खरीदा और फिर उन्हें वो और भी ज्यादा दामों पर दूसरे लोगों को बाद में बेच रहे थे, जिससे निर्धन और धनी लोगों के बीच की जो खाई थी वो और भी गहरी हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।